गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टडी की थी किसकी, जेनेटिक्स एंड जीनोमिक की। जेनेटिक्स एंड जीनोमिक में नॉर्मल अपन ने देखा था किसको कि भाई आनुवांशिकता क्या होती है, उसकी सामान्य परिभाषा वगैरह देखी थी और सामान्य अपन ने इसका सामान्य परिचय देखा था, जिसमें आनुवांशिकी क्या होती है। तो अपन ने कहा कि वंशागति और विविधता का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, आपका वंशागति कहलाता है। अब वंशागति होती है या हेरिडिटी जो होती है वो क्या है, तो अपन कहेंगे लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होना क्या होता है, वंशागति होता है। और विविधता क्या होता है, तो अपन ने कहा था कि विभिन्न प्रकार की जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जीवों में, समान जाति के जीवों में जो भिन्नताएं उत्पन्न होती है उनको अपन विविधता कहते हैं। और इन्हीं विविधताओं और अपन कहते हैं जो लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी जाने का जो अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की जिस शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है वो क्या होती है, आपकी आनुवांशिकी होती है। अपन ने बताया कि आनुवांशिकी का जो जनक होता है वो कौन होता है, आनुवांशिकी का जनक ग्रिगोर जॉन मेंडल था। उसके बाद इसकी जो टर्म थी, उसकी अवधारणा जो थी या शब्द जो था वो किसने दिया था, बैटसन ने दिया था। इसीलिए बैटसन को आधुनिक आनुवांशिकी का जनक बताया गया था। प्रयोगात्मक आनुवांशिकी का जनक अपन ने टी.एच. मॉर्गन को बताया था। उसके बाद अपन ने कहा कि भी आनुवांशिकता के 3 काल थे, प्री मेंडेलियन, मेंडेलियन और पश्च मेंडेलियन। प्री मेंडेलियन काल में नॉर्मल अपन ने कॉन्सेप्ट्स देखे थे कि पाइथागोरस ने जो कॉन्सेप्ट दिया, मॉइस्ट वेपर सिद्धांत या अपन नम वाष्प का सिद्धांत जो दिया था वो देखा था। और वीजवान का, मॉरपटियस का और अपन ने इसे मेलपिगी वगैरह का अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग कॉन्सेप्ट शो किए थे। उसके बाद अपन ने देखा था मेंडेलियन काल। मेंडेलियन काल में अपन देख रहे थे क्या, मेंडल की जीवनी अपन देख रहे थे, मेंडेलियन काल। और मेंडेलियन काल में अपन पढ़ रहे थे क्या, मेंडल का जीवन परिचय, जीवन परिचय के बारे में। और जीवन परिचय में अपन ने कुछ पार्ट देखा था, कंप्लीट नहीं होता इसलिए अपन आपको थोड़ा सा वापस से शुरू से ही अपन देख रहे हैं। जीवन परिचय में सबसे पहले अपन ने कहा मेंडल का जन्म कब हुआ था। तो मेंडल का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कब, 22 जुलाई 1822 को। यानी मेंडल का बर्थडे कब था, मेंडल का बर्थडे होगा 22 जुलाई 1822 को। अभी आने वाली है 22 जुलाई, ठीक है ना भाई। तो 22 जुलाई 1822 को मेंडल का क्या है, हैप्पी बर्थडे, मतलब जन्मदिन। तो अब अपन बात करते हैं इसका जन्म कहाँ हुआ, यानी उसका स्थान क्या था, जन्म स्थान क्या है, जन्म स्थान। तो अपन कहेंगे ये जो जन्मा था वो कहाँ जन्मा, तो कहेंगे एक ऑस्ट्रिया के हेजेंड्रॉफ नगर के सिलीसिया गांव में कहाँ जन्मा था, गांव में एक गरीब किसान के घर, एक गरीब किसान के घर। कहाँ जन्म हुआ इसका, ऑस्ट्रिया। देखो अपनी जो आरबीएससी की बुक है उसमें यहाँ पर सिलीसिया गांव नहीं दिया हुआ, वहां क्या लिखा हुआ है, मोराविया गांव दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मोराविया, जो वर्तमान में क्या है, जो वर्तमान में चेकोस्लोवाकिया में है, चेकोस्लोवाकिया में है। ठीक है भाई। क्यों दिया हुआ है ऐसा, क्योंकि देखो ये उस टाइम पुराने टाइम की बात है, जैसे जैसे अपना क्या शहरीकरण वगैरह होता गया वैसे वैसे धीरे धीरे नाम वगैरह चेंज होते गए गाँव के, वैसे ही सिलीसिया का क्या नाम पड़ गया, मोराविया गांव कर दिया गया था। क्लियर। तो ज्यादातर आपको जो सीट्स वगैरह होती है, कोई भी आप जहाँ पे भी इसको पढ़ोगे वो यही पढ़ोगे, ऑस्ट्रिया नगर के सिलीसिया गांव में। अपनी बुक में ये दिया हुआ है मोराविया, जो वर्तमान में कहाँ पर है, चेकोस्लोवाकिया। तो आपको जब भी मान लो कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप दोनों बता देने ताकि अगले को कंफ्यूजन न। उसके बाद अपन बात है जन्म स्थान के बाद इसकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई। तो इसकी जो प्राथमिक शिक्षा जो थी वो कहाँ हुई, तो कहेंगे गांव के विद्यालय में, गांव में। उच्च शिक्षा कहाँ हुई, तो उच्च शिक्षा यानी कॉलेज वगैरह उसने कहाँ से की, तो उच्च शिक्षा उसने की थी किससे, वियना विश्वविद्यालय से। वियना विश्वविद्यालय से डिग्री वगैरह कंप्लीट करके जब वो आया
तो सबसे पहले चर्च में क्या बना था, पादरी बना, चर्च में पादरी पद लिया, मतलब बाबा बन गया। बाबा का मतलब यहाँ पर जो क्रिश्चियंस वगैरह होते हैं उनका जो साधु बाबा वो क्या है, पादरी पद है। तो पादरी पद क्या ग्रहण किया, तो कब किया, तो 1843 में, 1843 में इसको ग्रहण कर लिया था। अब यहाँ का एक सर्वोच्च डिग्री होती है ग्रेगर डिग्री, पादरी पद में भी क्या है, एक सर्वोच्च डिग्री थी ग्रेगर डिग्री। तो ग्रेगर उपाधि कब मिली, ग्रेगर उपाधि, ग्रेगर उपाधि उसको मिलती है 1849 में। यहीं पर इसको पूरा नाम कर दिया क्या, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या हो गया, ग्रेगर जॉन मेंडल। और इन्हें क्या बोला गया, आनुवंशिकी का जनक बताया गया था। अब ग्रेगर उपाधि मिल गई, अब उन्होंने क्या किया, प्रयोग, आनुवंशिकता के प्रयोग, आनुवंशिकता के प्रयोग शुरू किए। आनुवंशिकता के प्रयोग कहां किए उन्होंने, तो कहेंगे चर्च के गार्डन से, चर्च के गार्डन में, गार्डन से शुरू किए। कहां से शुरू किए, चर्च के गार्डन से। और पादप कौन सा चुना, तो पादप चुना था उन्होंने क्या, मेंडल ने उद्यान मटर चुनी थी। गार्डन में आया था, गार्डन में कौन सी मटर आई थी, उद्यान मटर। उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। क्या है, पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम पर उन्होंने काम किया था। अब उन्होंने कौन कौन से प्रयोग किए, तो प्रयोग कौन कौन से किए, इसके ऊपर प्रयोग किए कौन कौन से, तो एक तो क्या था, एकल संकर संकरण, एकल संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और दूसरा क्या था, द्विसंकर संकरण, डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है भाई, इसके अलावा टेस्ट क्रॉस वगैरह भी उसने आगे किए थे। फिर उन्होंने अपने प्रयोगों को प्रकाशित किया, प्रयोगों के प्रयोग प्रकाशित किए। देखो भाई, इन्होंने जो प्रकाशित किया अपने प्रयोग करता रहा, लेकिन जब तक वो जिंदा था तब तक फेमस नहीं हुआ। क्यों, कि मेंडल का सबसे बड़ी कोई चीज कहते हैं ना, कोई चीज ज्यादा ज्ञान होता है तो वो भी हानिकारक होता है। तो मेंडल को क्या था, गणित का ज्ञान था, यानी साइंस तो आ ही रही थी लेकिन गणित भी आ रही थी। और गणित उस टाइम के लोगों से समझ में नहीं आ रही, क्यों, उस टाइम लोग गणित को जानते ही नहीं थे। तो उसने जो भी निष्कर्ष वगैरह दिए थे, जो भी प्रयोग किया था, वो गणितीय फॉर्म में कैलकुलेट किए थे, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आया। इसलिए मेंडल जितने जी फेमस नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब गणित वगैरह पूरी तरह से जानने लग गए लोग, तो बाद में उसके अलग, उसके जो आगे नए साइंटिस्ट आए थे उन्होंने उस मेंडल को फेमस किया था। तो उस टाइम उसने अपने प्रयोगों को प्रकाशित करवाया था एक बुक में। कहा, द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूना, सोसाइटी ऑफ ब्रूना, यानी एक ब्रूना शहर की एक बुक थी। उस बुक में इन्होंने क्या करवाया था, इसको नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूना में इन्होंने क्या करवाया था, कंप्लीट ये जो अपने प्रयोग है वो प्रकाशित करवा दिए थे। अब प्रकाशित करवाए तो क्या शीर्षक, किस शीर्षक से प्रकाशित करवाए, तो उस बुक में अपने प्रयोगों का शीर्षक क्या रखा, शीर्षक रखा पादप संकरण के प्रयोग। इस संकरण के प्रयोग, इस शीर्षक से उन्होंने इसको क्या करवा दिया, प्रकाशित करवा दिया। अब प्रकाशित भी हो गया लेकिन लोगों के समझ में नहीं आए। बढ़िया बुक में बढ़ा दिया, बढ़िया बुक में समझा दिया, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई, ज्यादा ज्ञान, ज्यादा ज्ञान का मतलब गणित का ज्ञान, यानी उसको गणित का ज्ञान था और वो जितने भी प्रयोग बताए वो किसने बताया, गणितीय फॉर्म में इनको कैलकुलेट कर दिया, उसके निष्कर्ष गणितीय फॉर्म में बता दिए। तो लोगों को समझ में नहीं आए। क्यों, उस टाइम लोगों की सोच है वो उतनी डेवलप नहीं थी और न ही उस टाइम वो लोग गणित के बारे में जानकारी रखते थे, इसीलिए वो ज्यादा फेमस नहीं हुआ। फिर अब ये प्रकाशित वगैरह होने के बाद मेंडल की हो गई क्या, मृत्यु। मेंडल की क्या हो गई, मृत्यु। मृत्यु कब हुई, तो मेंडल की मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 1884 को। कब हुई, 6 जनवरी 1884। अब कोई पूछ रहा किस कारण हुई, तो कारण हुआ तो क्या हुआ था, गुर्दे की बीमारी, यानी किडनी फेल हो गई। गुर्दे की बीमारी के कारण, किसके कारण मृत हुआ, वो गुर्दे की बीमारी के कारण मृत हो गया। अब मेंडल कब वो मृत हो गया भाई, 1884 में। मेंडल ने जो ये प्रयोग किए थे वो 1854 से लेकर 1864 तक कंप्लीट किया है।
1854 से लेकर 1866 तक वो कंप्लीट किए थे। कब किए थे? 64 तक। 54 से 64 लगभग 8 साल वो काम करता रहा। कितने साल काम किया उसने? लगभग 8 साल तक वो काम करता रहा। और काम करने के बाद में लगभग 8 साल तक उसने काम किया। कितने वर्ष काम किया था? 8 वर्ष काम किया। और 8 वर्ष काम करके अपने प्रयोगों को उसने किस बुक में छपवा दिया? इस नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूना में छपवा दिया कंप्लीट। लेकिन उसके बाद में उसने जो भी काम वगैरह किया, उसके बाद 1884 में उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और 1884 यानी 66 से 84 के बीच में वो फेमस नहीं हो पाया था। क्यों? लोग उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। अब जब इसका मर गया तो मरने के ठीक 16 साल बाद 16 साल बाद यानी सन 1900 में इन पर पुनः कार्य शुरू हुआ। मेंडल के प्रयोगों पर पुनः कार्य शुरू हुआ। और पुनः कार्य करने वाले 3 वैज्ञानिक थे। 3 वैज्ञानिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बहुत ज्यादा, क्योंकि 3 वैज्ञानिक जो दो मेंडल के कार्यों पर पुनः काम किया था। और वो 3 वैज्ञानिक कौन कौन से थे? तो सबसे पहले था हॉलैंड का हुगो डी व्रीज, जिन्होंने उत्परिवर्तन वगैरह बारे में बताया था। दूसरा था जर्मनी का कार्ल कोरेंस, यह पूर्ण प्रवर्तन बारे में बताया था, कार्ल कोरेंस। और तीसरा वैज्ञानिक था ऑस्ट्रिया का इरिश वॉन शेरमर्क। कौन था? इरिश वॉन शेरमर्क। ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के काम को पुनः शुरू किया। और पुनः शुरू करके सन 1900 में, कब? सन 1900 में आनुवंशिकता के नियम दर्शा दिए। आनुवंशिकता के नियम बताए, नियम के रूप में दर्शाया। यानी मेंडल के जो प्रयोग थे उस प्रयोग को वापस सन 1900 में उन्होंने काम करते हुए 16 साल तक काम करते हुए 16 साल बाद में, कब? मेंडल के मरने के 16 साल बाद में इन तीनों ने पूरी तरह से उस मेंडल के किताब को पूरी तरह निष्कर्ष निकाला। और उसने मेंडल ने जो भी हाइपोथेसिस दी थी, जो भी अवधारणा दी थी, उन अवधारणाओं को नियमों के रूप में प्रकट कर दिया। और उन नियमों के रूप में प्रकट करने के बाद में उनको क्या बोला गया? मेंडल के नियम या आनुवंशिकता के नियम बोला गया था। तो ये तो है आपकी क्या? इसकी हिस्ट्री, किसकी? मेंडल की। तो जन्म कब हुआ? 22 जुलाई को। जन्म स्थान ऑस्ट्रिया के जेंडॉर्फ नगर में, सिलिसिया गांव में। प्राथमिक शिक्षा गांव में, उच्च शिक्षा वियना विश्वविद्यालय में। चर्च उपाधि 1843, ग्रेगर उपाधि 1849। आनुवंशिकता के प्रयोग चर्ची गार्डन से शुरू किए। कौन से पादप पे किए? उद्यान मटर पे किए। कौन से प्रयोग किए? एक संकरण और द्विसंकरण। कितने वर्ष लगे? 8 वर्ष उन्होंने लगाए थे। प्रयोग प्रकाशित हुए द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूना नामक पुस्तक में। अब इस पुस्तक में जो प्रयोग प्रकाशित है उनका शीर्षक क्या रखा गया? शीर्षक रखा गया पादप संकरण के प्रयोग। उसके बाद मेंडल की मृत्यु हो गई 6 जनवरी 1884 का गुर्दे की बीमारी का। फिर 16 साल बाद वापस प्रयोगों को प्रकाशन हुआ। और प्रकाशित करवाने वाले 3 वैज्ञानिक कौन से थे? हॉलैंड का हुगो डी व्रीज, जर्मनी का कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया का इरिश वॉन शेरमर्क। और तब जाकर 1900 में आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया गया। यानी अवधारणा तो पहले मेंडल ने दे दी थी, भी ऐसा हो सकता है, संभावना बता दी थी, लेकिन नियमों के रूप में बाद इन्होंने क्या कर दिया? उसको प्रकाशित करवा दिया। ये तो है आपका क्या? अपने ये जो अपने मेंडल की जीवनी। अब आते हैं मेंडल के कार्य। तो देखो मेंडल के जो कार्य है उस कार्य को अंतर्गत अपन ने कहा मेंडल ने एकल संकरण और द्विसंकरण 2 प्रयोग किए थे। अब इन्होंने इस संकरण को बताने से पहले अपने को थोड़ी सी क्या है, जेनेटिक्स में क्या क्या शब्द यूज होते हैं, टर्मिनोलॉजी, यानी मेंडल के कार्य को पढ़ने से पहले अपन जेनेटिक की शब्दावली, आनुवंशिकता की शब्दावली अपन देखते हैं, जिसपे विभिन्न प्रकार के शब्दों का अर्थ क्या होता है वो अर्थ देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या? आनुवंशिकता की शब्दावली, आनुवंशिकी की शब्दावली।
शब्दावली कि कौन कौन से शब्द अपन यूज करेंगे। तो ध्यान से देना में, सबसे पहले अपन बात करते हैं क्या, कारक। किसकी कारक बात कर रहे हैं अपन, कारक। और कारक या अपन इसको बोल सकते हैं जीन। देखो मेंडल ने तो इसने खाली क्या कहा था, फैक्टर या कारक कहा था, बाद में जॉनसन नामक साइंटिस्ट ने इसको क्या बोल दिया था, जीन बोल दिया। तो ये क्या होते हैं, तो अपन कहेंगे वंशागति की क्या है, वंशागति की प्रमुख इकाई, की प्रमुख इकाई क्या कहलाती है भाई, जीन कहलाती है। और इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, कारक बोल रहे हैं। तो मेंडल ने इसको क्या बोला था, कारक बोला था। मेंडल ने तो क्या बोला इसको, कारक। लेकिन जीन शब्द किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था। किसने दिया, जोहानसन ने दिया। वर्तमान में अपन इन्हीं जीन को ही जानते हैं। दूसरा आता है लक्षण या विशेषक। लक्षण या अपन बोलते हैं विशेषक, ट्रेट्स जिसको बोल सकते हैं। लक्षण या विशेषक क्या होते हैं, तो अपन कहेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण अपने को आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं, या लक्षणों को, किसी कारक के लक्षणों को जिसको अपन सिंबल से दर्शाते हैं, वही अपने क्या है, लक्षण या विशेषक होते हैं। तीसरी बात करते हैं एलील की। एलील या एलिलोमॉर्फ। एलिलोमॉर्फ या अपन कहते एलील या युग्म विकल्पी। तो अपन कहते हैं कि भाई कोई भी लक्षण होता है, उस लक्षण को दर्शाने के लिए अपन कोई चिन्ह यूज करते हैं, कोई सिंबल यूज करते हैं। विपर्यासी लक्षण, विपर्यासी लक्षण क्या होते हैं, एक ही लक्षण को दर्शाने के लिए दो कैरेक्टर, यानी अपोजिट कैरेक्टर। जैसे अपन कहते हैं लंबाई का है, और लंबाई में एक लंबा है और एक बौना है, तो इसको अपन एक को तो कैपिटल टी से दर्शा रहे, लंबाई को, लंबे को ये दिखा दिया, और बौने को क्या दिखा रहे, स्मॉल टी से, अपने चिन्ह यूज किए। तो इन्हीं चिन्हों का जोड़ा जो होता है वो युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ कहलाता है। और इसके विपर्यासी लक्षणों के चिन्ह के जो जोड़े होते हैं वो अपने क्या होते हैं, एलील या एलिलोमॉर्फ होते हैं। और उसमें ये जो चिन्ह होते हैं उनको अपन एलील बना रहे हैं। इसका मतलब एलील क्या है, चिन्हों के जोड़े, युग्म विकल्पियों के चिन्हों के जोड़े, विपर्यासी लक्षणों के चिन्हों के जोड़े क्या कहलाते हैं, एलिलोमॉर्फ कहलाते हैं। उसके बाद बात करते हैं समयुग्मजी। समयुग्मजी, समयुग्मजी क्या आता है, समयुग्मजी लक्षण पर बात करते हैं। तो अगर मान लो कोई भी एलिलोमॉर्फ है या युग्म विकल्पी में, युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ जिसको अपन बोलते हैं, युग्म विकल्पी में दोनों चिन्ह समान हो, दोनों चिन्ह समान हो, तो वो क्या होगा भाई, समयुग्म विकल्पी। जैसे अपन ने जोड़ा बनाया कैपिटल टी, भाई ये एलिलोमॉर्फ क्या होता है, तो कहेंगे विपर्यासी लक्षणों के चिन्हों के जोड़े, विपर्यासी लक्षण के चिन्ह के जोड़े, चिन्हों के जोड़े क्या कहलाते हैं अपने, एलिलोमॉर्फ कहलाते हैं। और युग्म विकल्पी अगर दोनों चिन्ह समान हो तो क्या हो गया, समयुग्म विकल्पी हो गया। जैसे कैपिटल टी। उसी तरह अपन बात करते हैं क्या, विषम युग्मजी। इसका मतलब युग्म विकल्पी में क्या होगा, दोनों लक्षण, दोनों युग्म विकल्पी में दोनों चिन्ह असमान हो, चिन्ह असमान हो, वो क्या कहलाएगा अपना युग्म ये जो विषम युग्म विकल्पी कहलाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया अपना विषम युग्मजी। उसके बाद अपन बात करते हैं क्या, F1 व F2 पीढ़ी। F का मतलब है फीलियल, F का मतलब क्या है, फीलियल या जनरेशन से बात करते हैं। तो F1 और F2 पीढ़ी क्या है, कोई भी युग्म विकल्पी है या एलिलोमॉर्फ है, चाहे वो मान लो कि दो समयुग्मजी है, ये दो समयुग्मजी है जिसमें एक प्रभावी है और एक अप्रभावी है, यानी जो प्रकट होगा वो प्रभावी, जो प्रकट नहीं होगा वो अप्रभावी। इनका संकरण करवाए तो अपने पास एक नई संतति आती है जिसमें प्रभावी लक्षण भी है और अप्रभावी लक्षण भी है, दोनों का कॉम्बो है, दोनों का मिश्रण है। तो ये जो जनरेशन होगी वो कौन सी होगी, F1 पीढ़ी होगी। अब F1 पीढ़ी के ही ऐसे समान हो गए इन दोनों का, यानी दोनों का स्वयुग्मन करवा दिया, दो समान यानी F1 पीढ़ी के जीवों का ही आपस में क्या करवा दिया, संकरण। तो आपस में संकरण करवाने से जो नई पीढ़ी आती है उस नई पीढ़ी को अपन क्या बोलते हैं भाई, F2 पीढ़ी कहते हैं। क्लियर, ये हो गया अपनी F1 और F2 पीढ़ी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या,
प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, प्रभावी व अप्रभावी लक्षण। तो क्या होते हैं प्रभावी लक्षण और क्या होता है अप्रभावी लक्षण। जो लक्षण F1PD में प्रकट हो जाएगा वो तो क्या होगा प्रभावी, और जो प्रकट नहीं होगा वो क्या होगा अप्रभावी। जैसे मान लो आपने क्या किया, एक समयुग्मजी लंबा पौधा ले लिया और एक ले लिया समयुग्मजी बोना पौधा। अब इसमें अगर इनको संकरण करवाए आपको एक नया पौधा मिला और वो कैसा है लंबा है, इसका मतलब प्रभावी जीन तो क्या हो गया लंबा हो गया, अप्रभावी जीन कौन सा हो गया बोना। यानी प्रभावी की उपस्थिति में F1 में जो छिप जाएगा वो तो अप्रभावी और जो शो हो जाएगा वो प्रभावी लक्षण होगा। क्लियर, ये हो गया आपका प्रभावी और अप्रभावी लक्षण के बारे में। उसके बाद अपन बात करते हैं भाई क्या टेस्ट, ये जो अपना पहले बात करें पुनेट स्क्वायर, पुनेट वर्ग। पुनेट वर्ग क्या होता है, देखो ये एक सामान्य इस तरह की क्या है वर्गाकार आकृति है, क्या है एक वर्गाकार आकृति है जिसमें अपन दो कॉलम बना लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, यानी एक ऊर्ध्वाधर कॉलम है और एक क्षैतिज कॉलम है। जो क्षैतिज कॉलम होता है, जैसे मान लो ये आपका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कॉलम है, ये आपका क्षैतिज कॉलम है, ये आपका ऊर्ध्वाधर कॉलम है। जो ऊर्ध्वाधर कॉलम होता है उसमें तो फीमेल और क्षैतिज में क्या कर लेते हैं मेल गैमेट्स को शो कर दे, यानी आपने ये एक युग्म विकल्प लिया और इसके दो गैमेट बना दिए। तो अगर मेल है तो यहां दर्शा दिया और फीमेल होगा, जैसे मान लो इसका इसके साथ क्रॉस करवा रहे तो फीमेल हो गया तो यहां करवा दिया। अब इसका इसके साथ क्रॉस करवाएंगे यहां लिखेंगे, इसका इसके साथ क्रॉस करेंगे यहां लिखेंगे। तो ये जो एक चेकर बोर्ड बनता है, इसी चेकर बोर्ड को एक साइंटिस्ट था सॉरी रेजिनाल्ड डी पिनेट। कौन था रेजिनाल्ड डी पिनेट। तो इस रेजिनाल्ड डी पिनेट ने इसको शो किया था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं पुनेट स्क्वायर बोलते हैं या पुनेट वर्ग बोलते हैं। तो वर्गाकार एक संरचना होती है जिसमें युग्मकों को दर्शाया जाता है। क्षैतिज में तो अपन कहते हैं क्या इसको नर को, और ऊर्ध्वाधर में किसको मादा लक्षणों को दर्शाते हैं। उसके बाद बात करते हैं भाई एकल संकर संकरण। एकल संकर संकरण तो अपन कहेंगे एक लक्षण के दो विपर्यास, जैसे अभी अपन ने कहा एक तो लक्षण तो क्या हो गया लंबाई, और उसके एक तो लंबा है और एक बोना है, ये दो विपर्यासी लक्षण है। दो क्या हो गए विपर्यासी लक्षण हो गए। तो दो विपर्यासी लक्षण हो गए लंबा और बोना। तो लंबे और बोना दोनों क्या है एक दूसरे के विपर्यासी लक्षण, मेन लक्षण तो एक ही है। तो एक ही लक्षण के दो विपर्यासी लक्षणों भी संकरण करवाया जाए तो क्या कहलाएगा आपका एक संकरण संकरण। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इनका संकरण करवा दिया है, क्या होगा एकल संकर संकरण। फिर अगर बात करें द्विसंकर संकरण सॉरी द्विसंकर संकरण, तो क्या होता है द्विसंकर संकरण। तो अपन कहेंगे द्विसंकर संकरण दो लक्षणों के विपर्यासी लक्षणों के बीच। अब दो कौन से हैं, जैसे एक लंबाई ले लिया और एक मान लो पुष्प का रंग ले लिया। पुष्प का रंग में मान लो एक सफेद रंग का है और एक एक लाल रंग का है और एक क्या एक सफेद रंग का है। अब लक्षण दो है और इनके दो जोड़ी क्या हो गए विपर्यासी लक्षण। तो दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को भी संकरण करवाना क्या कहलाता है आपका द्विसंकर संकरण कहलाता है। तो ये हो गया आपका क्या द्विसंकर संकरण। तो द्विसंकर संकरण क्या होगा दो जोड़ी लक्षणों के विपर्यासी लक्षणों के बीच, या डायरेक्ट ये बोल सकते हैं भाई दो अलग अलग लक्षण है उनके विपर्यासी लक्षणों के बीच संकरण करवाना क्या कहलाता है आपका द्विसंकर संकरण कहलाता है। अगला होता है आपका टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है टेस्ट करना कि भाई जो अपन ने मान लो ये संतति लंबाई थी और ये बोना था, भाई इसको देखकर अपन जीन को देख के डायरेक्ट बता दिया कि भाई लंबा है और ये बोना है। लेकिन मैं आपको इस तरह दे देता, एक ये लंबा पौधा दे दिया एक ये बोना पौधा दे दिया और इससे ये पौधा बना दिया और बताओ भाई कि इसमें कह दिया कि ये समयुग्मजी है विषमयुग्मजी, यानी ये इस टाइप से लंबा है या इस टाइप से लंबा है, तो अपन डायरेक्ट देख के तो नहीं बता सकते। तो इसकी जानकारी के लिए क्या किया गया F1 जनरेशन में जो भी पौधा आया उसका संकरण
जनक में से किससे करवा दिया? अप्रभावी जनक से करवाया। F1 पीढ़ी का जो भी पौधा आया उसका किसके साथ? जनक में से अप्रभावी जनक से संकरण करवाया जाए। तो इसका जो अपन कहते रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट के आधार पर अपन बताएंगे कि समयुग्मजी आएगा या विषम युग्मजी। मान लो अगर इनके रिजल्ट से जितने भी पौधे हुए वो लंबे ही पौधे आ गए तो अपन डायरेक्ट कह देंगे भैया ये समयुग्मजी है। लेकिन आपको 2 तो लंबे मिले और 2 बोने मिले तो अपन क्या बोलेंगे कि ये विषम युग्मजी है। कैसे है? तो अपन वो संकरण की क्रिया करेंगे, जब टेस्ट कोर्स पढ़ेंगे उस टाइम अपने आएगा। क्लियर? उसके बाद अपन बात करते हैं क्या? बैक क्रॉस। एक होता है आउट क्रॉस, एक है आपके आउट क्रॉस। तो देखो अगर मान लो ये संकरण करवाया आपने और इससे ये संतति आ गई, तो अगर आप ये F1 पीढ़ी का अगर अप्रभावी से करवा रहे हो तो वो आपका ओनली क्या है? टेस्ट क्रॉस है। तो वो क्या है आपका? टेस्ट क्रॉस। F1 पीढ़ी का आप खाली प्रभावी से करवा रहे हो तो वो क्या है? आपका आउट क्रॉस है। और अगर अपनी मर्जी से किसी से भी करवा रहे हो तो वो क्या है? बैक क्रॉस है। इसका मतलब सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस से आउट क्रॉस नहीं हो सकते, बस सारे टेस्ट क्रॉस क्या हो सकते हैं? बैक क्रॉस हो सकते हैं। सारे आउट क्रॉस क्या हो सकते हैं? बैक क्रॉस हो सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा एक होता है व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण, व्युत्क्रम संकरण क्या है कि भाई जब भी अपन संकरण करवा रहे हैं तो संकरण करवाने के टाइम मान लो पहली बार इसको नर माना है, इसको मादा माना है, तो इससे जो भी संतति आई वो आ गई। अब अपने को पता है कि भाई इसमें क्या हुआ? नर परिपक्व या नर क्या हो गया? प्रभावी हो गया। लेकिन हमेशा नर प्रभावी हो ये जरूरत थोड़ी है। तो अगले संकरण में इसको लिंग क्या कर दिया? चेंज। इसको तो मान लिया मादा और इसको मान लिया क्या? नर। तो लेकिन संतति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? व्युत्क्रम संकरण। और एक होता है आपका शुद्ध वंशक्रम, प्योर लाइन। शुद्ध वंशक्रम वो क्या है? शुद्ध वंशक्रम कि बार बार स्वयुग्मन करवा रहे हैं तो स्वयुग्मन करवाने के बाद एक स्थायी जाति का या स्थायी संतति का पैदा हो जाने के आपका शुद्ध वंशक्रम प्रभावी जाति कहलाती है। तो ये तो क्या है? अपने मेंडल की अपने सामान्य शब्दावली होती है। क्लियर? ये आपकी क्या थी? मेंडल की शब्दावली, जिसमें कारक और जीन, लक्षण, विशेषज्ञ, एलील, समयुग्मजी, विषम युग्मजी, F1 F2 पीढ़ी, प्रभावी अप्रभावी लक्षण, पुनेट स्क्वायर, एकल संकरण, द्वि संकरण, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस, व्युत्क्रम संकरण और शुद्ध वंशक्रम और पिनेट वर्ग की अवधारणाएं थी। क्लियर? ये सारी अपन कब काम मिलेंगे? जब मेंडल के प्रयोग पढ़ेंगे उसमें आएंगे। ओके, थैंक यू।